हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी हाल ही में एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ है 12 दिसंबर 2022 को। उसका कंप्लीट यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो पोर्शन है वो कंप्लीट यहाँ पर हम जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो है चेक कर सकते हैं आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं और किस क्वेश्चन का क्या जो है सही आंसर विद लॉजिक होना चाहिए था, वो हम यहाँ पे आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश ये रहेगी कि इस वीडियो के एंड में आप जो है अपना स्कोर जरूर बताएं कि जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे उसमें से आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। उससे पहले कि हम ये डिस्कशन स्टार्ट करें इन क्वेश्चंस की, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि एचपी टेट जुलाई 2023 के लिए जो है फुल कोर्स लॉन्च हो चुका है। प्राइस आप देख सकते हैं, कैरियर स्टडी हिमाचल ऐप पे जाके जो है आप कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो कोर्स लॉन्च हुआ है ये नॉन मेडिकल, मेडिकल, शास्त्री, आर्ट्स सब सब्जेक्ट के लिए जो है लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, टेस्ट सीरीज और जो है डाउट सेशन इसमें आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो है एचपी टीजीटी कमीशन के लिए भी जो है कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऐप पे मिल जाएगी, आप अपने आप को वहां पे जल्दी से जाकर रजिस्टर करवाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड डिस्कशन सेशन ऑफ फिजिक्स पोर्शन एंड मैथमेटिक्स पोर्शन ऑफ एचपी टेट नॉन मेडिकल एग्जाम विच वाज हेल्ड ऑन 12 दिसंबर 2022। फिजिक्स पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो क्वेश्चन है रियल गैसेस ओबेज बॉयल्स लॉ एट। रियल गैसेस बॉयल्स लॉ को कहां पर जो है ओबे करती हैं, कंडीशंस हमारे सामने दे रखी थी। तो इसका जो सही आंसर होना था वो होना था हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो आप चेक कर लें आप लोगों ने जो है क्या अटेम्प्ट किया है। ये इस टेम्परेचर पर जाकर क्या होता है ये आप ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जाकर जो है गैसेस बिहेव करती हैं एज एन आइडियल गैस। वैसे तो कोई भी जो है गैस आइडियल गैस नहीं होती, पर उसके जो है लगभग आसपास गैसेस जो है बिहेव करने लगती हैं आइडियल गैस की तरह। ये किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पर जाकर होता है, तो ये होता है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जाकर। क्वेश्चन नंबर 62 था कि व्हाट इज द सोलर एनर्जी ड्यू टू। सोलर एनर्जी जो है इनमें से किसकी वजह से होती है। ऑप्शन थी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो देखिए ध्यान रखिएगा, सोलर एनर्जी का मतलब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सन की एनर्जी के बारे में। तो सन में जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो आपको पता होगा, इसमें जो है हीलियम न्यूक्लियस हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है कंबाइन होके इसमें हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म करते रहते हैं। तो ये दो चीजों के जुड़ने से जो है यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी जो है हमें मिलती है इन दी फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये दो चीजों के जुड़ने को जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा सन में कौन सी जो है रिएक्शन होती है, तो सन में होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ पे हमसे पूछा था सोलर एनर्जी किसकी वजह से होती है, तो सोलर एनर्जी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ कार बिकम्स 3 times देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम। अगर कार की स्पीड जो है 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आप सिंपल लॉजिक ये लगा सकते थे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv²। यानी यहां से मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। यानी अगर वेलोसिटी 3 गुना बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3 into v का होल स्क्वायर। यानी ये 3 का स्क्वायर 9 into v², ये बढ़ जाती है 9 times। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहता वो रहता ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 9 times टू दैट ऑफ इनिशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज। तो बहुत से जो है अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट का मतलब था, ये फोर्स कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का ही दूसरा नाम है। और स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आपको ध्यान होगा क्या होता है, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आता है कांस्टेंट के, इसी के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ से जो के का आंसर हमें मिल जाता दैट विल बी F/x
एफ की यूनिट होती है न्यूटन, एक्स की यूनिट होती है मीटर, तो आंसर लग जाता न्यूटन पर मीटर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट जो है यहाँ पे करके आए हैं, ये जी की वैल्यू निकाल के आए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं पूछा था, ये था फोर्स कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो हमसे पूछा था फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर लगता है वो लगता है ऑप्शन नंबर ए, और इस लॉजिक के साथ जो है आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज डिक्रीज्ड, इट विल। अगर जो है पेंडुलम की लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए तो जो है इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए बहुत सिंपल था इस क्वेश्चन को आंसर करना। हमें पता है जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई एल ओवर जी। यहां से अगर आप देखें तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, यानी अगर लेंथ डिक्रीज होती है तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज करेगा, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड डिक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज करेगी, और फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड बढ़ रही हैं। अगर ऑसिलेशन बढ़ रही हैं 1 सेकेंड में, इसका मतलब क्लॉक विल रन फास्टर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर लगता वो लगता ऑप्शन नंबर ए, द क्लॉक विल रन फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेव्स आर। हमसे पूछा गया था कि जो है वाटर वेव्स हैं ये इनमें से कौन से टाइप का वाटर वेव्स होती हैं। ऑप्शन थी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, नाइदर ट्रांसवर्स नॉट लॉन्गिट्यूडनल, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो वेव्स जिनमें जो है मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। और ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। वाटर वेव जो पर्टिकुलरली अगर हम इनकी बात करें तो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो है आपको ट्रांसवर्स नेचर भी नजर आता है, और इसमें जो है हमें लॉन्गिट्यूडनल नेचर भी जो है वेव का नजर आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर लगता वो होता वाटर वेव्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इज द यूनिट ऑफ। अगर आपने जो है लेक्चर अटेंड किए होंगे जो हमने आपको प्रोवाइड करवाए थे, तो उसमें जो है ये क्लियरली मैंने वहां पे बिल्कुल डायरेक्टली आपको बताया था। व्हाट आर जो यूनिट होती है ये होती है एनर्जी की यूनिट। इसे आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते थे, वहां पे मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, E इक्वल टू पी इंटू टी, ई इक्वल टू पति। कुछ इस तरह से जो है मैंने आपको वहां पे लर्न करना सिखाया था। पावर की यूनिट होती है वॉट, टाइम की यूनिट सेकंड, मिनट, आर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर यहां से आप देखते हैं तो एनर्जी की यूनिट बनती है वॉट इंटू आर। तो वॉट आर जो यूनिट होती है दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर्किट हमें दे रखा था, इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था। तो अगर आप इसे ध्यान से देखते तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये 2 ओम और ये 2 ओम वाला रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो पैरेलल का होता है 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। तो यहाँ से 1 बाय आर पी आ जाता 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। इसे सॉल्व करते तो ये बनता 2 बाय 2 दैट इज 1। यहाँ से जो है आर पी का आंसर आ जाता 1 ओम। अब इन दोनों को हटा के जो सर्किट बन जाता वो सर्किट बन जाता कुछ इस तरह से। ये आंसर सॉल्व करके आ चुका है 1 ओम, आगे दे रखा है 3 ओम, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब ये दोनों हैं आपस में सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ पे 1 प्लस 3, इस क्वेश्चन का सही आंसर लगता 4 ओम। तो 68 जो क्वेश्चन है इसका जो है सही आंसर होता ऑप्शन नंबर डी दैट इज 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड इज। तो ये नोड क्या होता है पहले आप ये समझें, तो इसका जो है आप आसानी से फिर आंसर कर सकते थे अगर आपको ये नॉलेज होगी कि नोड क्या होता है। मान लो ये कोई हमारे पास स्टैंडिंग वेव है कुछ इस तरह से, तो नोड हम इन पॉइंट्स को बोलते हैं, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन पॉइंट्स को बोला जाता है नोड्स। और ये वाला पॉइंट जहां पे जो है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इन पॉइंट्स को बोलते हैं एंटी नोड। इन पॉइंट्स को एंटी नोड। इन एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है यहां से लेकर यहां तक, ये होती है वेवलेंथ के बराबर दैट इज लैम्डा, जिसको आप क्रेस्ट से क्रेस्ट की डिस्टेंस बोलते हो, उसी को हम जो है एंटी नोड बोलते हैं। ये होती है लैम्डा। और जो है नोड के बीच की डिस्टेंस होती है दैट इज ऑलवेज हाफ ऑफ दैट ऑफ वेवलेंथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर लगता दैट इज सी ऑप्शन लैम्डा बाई 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इज। इनमें से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट मटेरियल होते हैं वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और अगर हम इन सब में अब बात करें तो जो हम हिस्टेरेसिस कर्व ड्रॉ करते हैं वो इन सब में जो है सॉफ्ट आयरन के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसके लिए जो है कोर्सिविटी हाई होती है और रिटेंटिविटी की वैल्यू इसके लिए जो है लो होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो है सबसे सुटेबल जो मटेरियल है वो रहता है सॉफ्ट आयरन। तो इन सब में ध्यान रखिएगा, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इज सॉफ्ट आयरन। और जो है आप चेक कर सकते हैं आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर यहाँ पे टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नीडेड टू पिक अप योर स्कूल बैग। स्कूल बैग को अगर आपको उठाना है तो इनमें से जो है कौन सी फोर्स आप यूटिलाइज करेंगे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल जो है आंसर रहता वो रहता मस्कुलर फोर्स। तो बैग को अगर उठाना है तो हमें जो है मस्कुलर फोर्स यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज। आइस पर चलना जो है क्यों मुश्किल होता है, इसका रीजन क्या है? तो जो आइस होती है, आइस का जो सरफेस होता है दैट इज वेरी मच यू कैन से बहुत पॉलिश्ड होता है, बहुत स्मूथ होता है। और जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ होगा, पॉलिश्ड होगा, फ्रिक्शन वहां पर उतना ही जो है लो होता है। और हमें चलने के लिए जो है फ्रिक्शन की जरूरत होती है। अगर फ्रिक्शन कम होता है तो सरफेस बिकम्स स्लिपरी और जो है हम गिर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सिंपल आंसर रहता वो रहता फ्रिक्शन इज लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द कॉलम था, आपको जो है मैच करना था कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है मिसमैच्ड है। तो पहली ऑप्शन थी लेक्टोमीटर। तो जो है लेक्टोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम क्या मेजर करते हैं। लेक्टोमीटर जो है यूज होता है टू मेजर द प्योरिटी ऑफ द मिल्क, तो ये करेक्टली मैच है। बैरोमीटर यूज किया जाता है टू मेजर पर्टिकुलरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है। थर्मोमीटर यूज किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही से मैच है। कैलोरीमीटर यूज किया जाता है टू मेजर द हीट, तो इसका जो है ऑप्शन होनी चाहिए थी हीट, पर यहाँ पे दे रखी है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो है कैलोरीमीटर से मेजर नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहता ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज। साउंड की जो है वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होती है? तो ये जो है अगर आपने ध्यान से लेक्चर अटेंड किए होंगे तो उसमें बता रखा है कि साउंड को जो है ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। वैक्यूम में से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, तो जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम होती है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pendulum oscillates 40 times in 4 seconds, then its frequency will be। तो फ्रीक्वेंसी होती है एक ऑसिलेशन करने में जो है कितना टाइम लगता है, इसको हम जो है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन था कि जो है 4 सेकंड में हो रही हैं कितनी ऑसिलेशंस, 40 ऑसिलेशंस। तो एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही हैं, दैट इज 40/4। तो ये जो है आंसर लग जाता 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहता 10 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is best conductor of electricity? ऑप्शन थी टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर या रेन वाटर। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो जो सी वाटर होता है, सी वाटर के पास जो है डिस्टिल्ड आयंस भी होते हैं, इसके पास जो है डिस्टिल्ड आयंस, और इसके साथ साथ जो है इसके पास डिसॉल्व्ड आयंस भी होते हैं। यानी सिंपल सी अगर बात करें तो इनमें से आपको ये चेक करना था कि कौन से वाले वाटर के पास जो है सबसे ज्यादा आयंस होते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा आयंस, उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो इन सब में जो है सी वाटर के पास सबसे ज्यादा आयंस होते हैं, चाहे वो डिस्टिल्ड डिसॉल्व्ड आयंस हो या डिसोशिएटेड आयंस हो, ये सी वाटर के पास सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहता है वो रहता ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है जो हम घरों में भी कॉमनली यूज करते हैं। आप सुबह जब मेकअप करते होंगे अपना, तो आप जो है मिरर यूज करते हैं, दैट इज प्लेन मिरर। इस मिरर में जो इमेज बनती है, पहली बात तो इसमें रियल इमेज नहीं बनती, मिरर के दूसरी तरफ आपको अपनी इमेज दिखती है, तो इमेज बनती है इसमें वर्चुअल, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है आपको लेक्चर में ऑलरेडी करवा रखा है। दूसरी बात ये है कि जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको जो आपका एक्चुअल साइज है वही जो है मिरर में देखने को मिलता है, यानी सेम साइज की मिलती है। तीसरी चीज,
वर्चुअल के साथ हमेशा जो है इरेक्ट वर्ड लगता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी दिखती है, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपकी इमेज सीधी ही दिखती है उसमें। तीसरी चीज, आपको अपनी इमेज उसमें दिखती है लिटरली इन्वर्टेड, और इसका मतलब जो है आपको ऑलरेडी समझा रखा है। लिटरली इन्वर्टेड का मीनिंग ये था कि आपको जो चीज दाएं में है वो बाएं में दिखेगी, और जो चीज बाएं में है वो आपको दाएं में दिखती है। जैसे अगर आप शीशे में अपने आप को देखते होंगे तो जो आपका दायां हाथ है आपको वो बायां दिखेगा, और जो बायां है वो आपको दायां दिखेगा। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे आंसर मैच कर लेते हैं, कौन सी ऑप्शन जो है करेक्टली मैच हो रही है। रियल इमेज तो नहीं बनती, ऑप्शन नहीं हो सकती। साइज इज लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। रियल वर्ड आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती थी। तो एक ही ऑप्शन है जो करेक्टली मैच हो रही है, दैट इज लिटरली इन्वर्टेड। तो इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज, यहाँ पे इनमें से सही ऑप्शन होता है लिटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर। तो अगर आपको ध्यान होगा, जब लाइट, व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। सामने अगर हम यहाँ पे कोई स्क्रीन लगा दें तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पे 7 कलर दिखते हैं। जो सबसे नीचे कलर होता है वो होता है वायलेट, और सबसे ऊपर होता है रेड कलर। तो सबसे ज्यादा जो है डेविएट करता है वायलेट कलर, यानी एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, तो ये होगा सबसे ज्यादा फॉर वायलेट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ऑफ हाइट 1.6 मीटर विशेज टू सी हिज फुल इमेज इन प्लेन मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर नीडेड फॉर दिस पर्पज इज। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि मिरर की जो है मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इसका जो है सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज h/2, यानी जो किसी आदमी की हाइट है उसका जो है हाफ इतनी जो है मिरर की हाइट होनी चाहिए, सो दैट ही कैन सी हिज फुल इमेज। तो यहाँ पे दे रखी थी जो मैन की हाइट है दैट इज 1.6, इसे अगर आप 2 से डिवाइड करते तो आंसर मिल जाता 0.8 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहता ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, इस क्वेश्चन की जो है ऑप्शंस रॉन्ग हैं। ऑप्शंस मेरे हिसाब से तो ऑप्शंस रॉन्ग हैं, एक बारी जो है आप चेक कर लें। मैं आपको विद लॉजिक बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था। हमें दे रखा है एक कॉन्वेक्स जो है मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है कुछ इस तरह से। इसके सामने जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस पर रखा है। और जो है इस मिरर की जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन थी, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से यहाँ से, तो इसको हम u नाम देते हैं। और मेजर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो इसको ये वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था इमेज कितनी डिस्टेंस पर जाकर बनेगी, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f, और f और r के बीच में रिलेशन होता है f = r/2। तो यहाँ पे अगर मैं f की वैल्यू r/2 पुट करता तो ये मिल जाता 1/u + 1/v = 2/r। हमें चाहिए थी इमेज की डिस्टेंस दैट इज v की वैल्यू, तो यहाँ से 1/v आ जाता 2/r, और यहाँ से आ जाता ये -1/u। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज जो है प्लेस करें तो 2/r की वैल्यू है 30, माइनस इंटू एक माइनस u का आता तो माइनस माइनस हो जाता प्लस, ये बन जाता 1/20। और इसे जो एलसीएम लेकर अगर आप सॉल्व करते तो ये बन जाता 20 + 30 दैट इज ये बनता 40, सॉरी ये बनता 40 + 30 ये बन जाता 70/600। तो ये जो है मैं यहाँ जैसे सॉल्व कर लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया 1/v का आंसर जो है 70/600। तो हमें निकालनी थी v की वैल्यू, ये उल्टा हो जाता 600/70, और इसे अगर आप डिवाइड करते तो डिवाइड करने पे ये आंसर आता है 8.57 सेंटीमीटर। और आंसर प्लस में आया है, इसका मतलब जो है इमेज बनने वाली है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, इमेज कहीं इस तरफ बनेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना था 8.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं आना था, ये बनना था बिहाइंड द मिरर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से तो 8.57 बिहाइंड द मिरर होना चाहिए था। और जो है मुझे लग रहा है यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन सेम है, तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है इन दोनों में से किसी एक में, तो इन दोनों में से कहीं एक जगह 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर होना चाहिए था, जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी थी। तो इसका जो है हो सकता है आपको यहाँ पे बोनस जो है मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछ रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉइड, सैटेलाइट, कॉन्स्टेलेशन या कॉमेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता सैटेलाइट। इनमें से एस्ट्रॉइड, कॉन्स्टेलेशन, कॉमेट ये सब जो है नेचर में नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जो सैटेलाइट यहाँ पे ऑप्शन डी है ये आर्टिफिशियली लॉन्च किए जाते हैं और किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के अबाउट ये रिवॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, तो ये इसकी ऑप्शन होती दैट इज सैटेलाइट। नेक्स्ट, 2 पर्सन X and Y takes 10 hours and 12 hours respectively to travel from Bangalore to Hyderabad. Then इनमें से जो है कौन सी ऑप्शन करेक्ट होती? एवरेज वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो अगर आप इस डाटा को जो है ध्यान से देखेंगे तो X की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है ये 10 आवर्स में जो है अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेता है बेंगलोर से हैदराबाद, और Y जो है ये कवर करता है 12 आवर्स में। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि X जो है Y से तेज चलता है तभी वो 10 घंटे में जो है बेंगलोर से हैदराबाद पहुंचता है। यानी X की जो स्पीड है यहाँ से ये पता चलता है X की स्पीड है ग्रेटर देन दैट इज स्पीड ऑफ Y। इसका मतलब जो एवरेज स्पीड निकलेगी X की वो भी Y से ज्यादा ही होगी। तो सिंपल सा जो आंसर लग जाता है दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ X विल बी ग्रेटर देन एवरेज स्पीड ऑफ Y। तो इसमें से आप मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ X इज मोर देन दैट ऑफ Y। ऑप्शन नंबर सी होता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ अ क्लॉक। सेकंड हैंड्स ऑफ जो क्लॉक होती है उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होती है? तो बहुत सिंपल है, एंगुलर स्पीड होती है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कितनी कवर करती है? तो ये यहाँ से चली और वापस घूम के यहीं आ गई, तो ये टर्न करती है कितना एंगल? दैट इज 2 पाई रेडियन एंगल अपॉन एक चक्कर जब जो है सेकंड हैंड की क्लॉक पूरा करती है तो वो जो है कितना टाइम कवर करती है। तो ये जो अगर आप फाइंड आउट कर लेते तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते थे। सेकंड हैंड जो होती है क्लॉक की, जब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है 12 से और वापस इसको 12 पे आना है, जब एक चक्कर पूरा करेगी तो कितने सेकंड ये कवर करती है? तो यहाँ से चलती हुई ये जो है 60 सेकंड कवर करती है। तो 60 डिवाइड कर लेते हैं तो 2 से ये कट जाता 30 पे, इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाता π/30 रेडियन पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर लगता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ। इनमें से आपसे पूछा था किसकी यूनिट जो है इम्पल्स के साथ मैच करती है। तो इम्पल्स होता है, इम्पल्स इज एफ एवरेज यानी फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 इंटू टी से मल्टीप्लाई होता है, ये बन जाता mlt-1। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन दी थी लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। मास का होता है m, वेलोसिटी का होता है lt-1। तो पहली ही ऑप्शन जो है मैच कर जाती, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता दैट इज लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, अ मास ऑफ 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मास इन 10 सेकेंड। यानी हमें देखिए डाटा क्या क्या गिवन था। हमें एक तो मास की वैल्यू गिवन थी 5 kg और जो है फोर्स गिवन थी 1 न्यूटन और जो है स्टार्टिंग दे रखा है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। और जो है इसके बाद हमें दे रखा था कि t इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद जो है हमसे पूछ रखा था ये कितनी डिस्टेंस जो है कवर करेगा। तो हमें जो डाटा दिया था फोर्स का, हमें पता है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड आउट कर लेते ये बन जाता है F अपॉन m। F है 1 अपॉन m की वैल्यू है 5, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एक रिलेशन आता है दैट इज v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे जो है ये रिलेशन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है। तो इसके लिए जो है हम रिलेशन यूज कर सकते थे, वो रिलेशन था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। हमें जो है s निकालना था कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, तो 0 इंटू टाइम दे रखा था 10 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू हमने निकाली है 1/5, t का स्क्वायर t बोला है 10 यानी 10 का स्क्वायर हो जाता 100। तो 5 2 जा 10, ये कट जाता, आंसर आ जाता इसका दैट इज 10 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर लगता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज। तो सरफेस टेंशन होती है
फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का होता है mlt-2, लेंथ का होता है L से L कट जाता, इसका सही आंसर आता है ml0t-2। इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ml0t-2। तो ये था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच हैज ग्रेटर मोमेंटम। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए था मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ, दैट इज 2mk/e। बोल रहा है एक बॉडी लाइट है एक हैवी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यहां से हम कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। जो बॉडी जितनी हैवी होगी उसका जो है मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। तो इनमें से किसका मोमेंटम लार्जर होगा, तो इसमें से होगा हैवी बॉडी का। इस क्वेश्चन का सही आंसर लगता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन पुल्स अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज। एक आदमी है जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट कर देता हूँ। ये जो है पुली है, यहाँ से रोप से जो है एक बकेट नीचे को सस्पेंड की है और मैन जो है यहाँ से इस रोप को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, यानी बकेट ऊपर की तरफ आ रही है और जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगी। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हमसे पूछा था वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा इस केस में नेगेटिव, उल्टा जो है यहाँ पे वर्क डन होगा, दैट इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आर रिलेटेड एज। तो ये जो है मैंने आपको जब हमने सेशन कंडक्ट किए थे रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें आपको बताया था कि आपको ऐसे लिखना है VO/VE। 0 के सामने हमेशा 1 आएगा, E के सामने √2 आएगा। यहाँ से रिलेशन मिल जाता VO = VE/√2। तो यहाँ से जो है आप फाइंड आउट कर सकते थे। हमसे पूछा था VO, तो यहाँ से अगर उल्टा निकालता मैं तो VE आ जाता है √2 × VO। तो VE आ जाता है √2 × VO। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो लास्ट क्वेश्चन था फिजिक्स पार्ट में वो था एट 4 डिग्री सेल्सियस गिवन मास ऑफ वाटर हैज मैक्सिमम। तो ये आपको बता रखा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर एनोमलस बिहेवियर शो करता है, यानी इस पॉइंट पर जाकर जो है इसकी वॉल्यूम मिनिमम हो जाती है और इस पॉइंट पे जाके इसकी डेंसिटी हो जाती है मैक्सिमम। तो ये जो है आप टिक कर सकते थे, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वाटर की मैक्सिमम होती है डेंसिटी। तो इस पार्ट में जो है हमने फिजिक्स पोर्शन कंप्लीटली जो है डिटेल में डिस्कस किया है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था विद लॉजिक। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स पोर्शन, जिसमें आपको कंप्लीट जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप जो है उम्मीद करेंगे हम कि आपका ये एग्जाम जो है बहुत अच्छा हुआ होगा। आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर यहाँ पे शेयर करें। थैंक यू सो मच।